की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 3 वीडियो चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम की। चलिए तो इसको बनाना हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक 72 है और दूसरी संख्या जो है, दूसरा पूर्णांक जो है आपके पास 108 है। दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे इसको देखा जाए। सबसे पहले आप 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा और फिर 108 का निकालिएगा। तो 72 का शुरू करिए 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, है ना, फिर 3 से 3 बार में, ये नहीं ले जाएंगे। चलिए अब इसका शुरू किए 54, फिर 2 से 27 बार में, है ना, फिर आपका कितना से जाएगा, फिर आपका जाएगा 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। ठीक है, तो इतना समझिए आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल के। इसके बाद क्या करना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ 72 है, 72 को लिख लीजिए और ये जो आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और देखिए 108 का जो आ रहा है यहाँ लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब आपको जैसे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या दिखा जाता है, दोनों में कौन सी कॉमन संख्या है। एक ये है, एक ये है, और देखिए 3 है और 3 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा जो रिपीट होंगे ना उसको एक एक बार लिख लेना है। दोनों में जो जो कॉमन है उसको एक एक बार लिख लेना है। समझ गया ना। 2 एक बार लिख लेंगे, ये 2 एक बार लिखेंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। अब गुना कर लीजिए, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। समझ गया। तो यहां से आपका एचसीएफ आ गया 36। अब रहा एलसीएम की बात। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम निकालने के लिए जो संख्याएं रिपीट हो रही है उनको एक एक बार लिख लीजिए। जैसे दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिख लिए, और एक्स्ट्रा जो बच जाएगा ना, यानी कि जो एचसीएफ में आ रहा है वो सब लिख लीजिए, उसके अलावा जो संख्याएं बच रही उसको भी गुना में लिख लीजिए। समझ गया ना। 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72 और 72 3 72 में 3 से गुना करिए तो ये 6 और 7 7 3 21, यानी कि 216 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसमें कुछ नियम भी हैं, उनको आपको जानना चाहिए। एक्चुअल में इसमें जो दोनों संख्याएं है ना, वो दो संख्याएं जो है उन दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा ना, गुणनफल वह इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि अगर आप दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो उन एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या निकलेगा यहाँ से फॉर्मूला कि अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो आप चाहे, अगर दो संख्याएं दी गई है तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में एलसीएम। देख लीजिए यही वाला यहाँ भाग आ गया है, भाग में। उसी तरह से अगर आपको एलसीएम निकालना होगा तो आप लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में एचसीएफ। तो क्लियर हो गए ये फॉर्मूले। अब देखिए हम लोग, ये तो रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अगर हम लोग भाग विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना चाहे तो किस तरह से निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं। चलिए तो इसी संख्या का देख लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा, देखिए अगर एलसीएम निकालना है तो 72 को और 108 को ऐसे लिखना होगा। 2 से ले जाएंगे इसको 36 बार में, इसको 54 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे इसको 18 बार में, है ना, इसको कितने बार में, 27 बार में, फिर इसको 2 से ले जाए, 2 से तब नहीं जाएगा, 3 से दोनों जाएगा, 3 से ले जाएगा तो ये कितने बार में जाएगा, 3 6 18 बार में और 3 9 27 बार में, फिर 3 से जाएगा ना
तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि अब एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। आप गुना करिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72, 72 तिया 216। ठीक है, यही आ गया कि नहीं। अच्छा, अगर आपको यहां से मान लीजिए भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना होगा तो 72 को यहाँ लिखना है और 108 को यहाँ लिखना है। एक बार में ले जाएंगे 72, यहाँ घटाएंगे 36 बार में जाएगा, है ना। देख लीजिए, ये घटेगा 6 3, ये इसको यहाँ लाइए, कितना बार में जाएगा, 2 बार में कट जाएगा ना, यानी कि यहाँ से एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला जिससे भाग हो जाता है 36। समझ गए ना। तो ये भाग विधि द्वारा था, तो हम लोग को इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके बनाना है, लेकिन ये भी बता दिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज में अब हम लोग चलते हैं। चलिए, तो 1.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको पहला देखते हैं, 140 को। ये बता चुके हैं पहले पिछले वीडियो में आपको। 2 से ले जाएंगे 70 बार में, 2 से ले जाएंगे 35 बार में, कितना से 5 से ले जाएंगे 7 बार में, यानी कि 140 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। देख लीजिए, 2 दूना 4 और देखिए 2 दूना 4, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140 आ गया कि नहीं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ठीक है, तो बाकी भी बना सकते हैं, सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए इसको साबित करना भी है। तो पहले इसका एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं, 26 का और 91 का। अभाज्य गुणनखंड से ना निकालेंगे, तो कोई किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, पूछ नहीं रहा है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड ही अच्छा रहेगा। 2 से ले जाएंगे 13 बार में, इसको ले जाइए 7 से ले जाएंगे 13 बार में, यानी कि 26 बराबर आ गया 2 गुना 13 और 91 बराबर आ गया 7 गुना 13। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 13 ना, जो कॉमन होगा वही ना। चलिए, और एलसीएम कैसे निकलेगा, तो जो कॉमन है उसको एक बार, जो नहीं है उनको भी। तो 13 गुना 26 और 26 में 7 से गुना कर देंगे तो 182 आ जाएगा। समझ गए। अब आपको ये साबित करना है दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही ना है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, तो एक है 26 है, एक 91 है। और एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182। चलिए इसमें गुना करिएगा, आएगा 2366 करके देख लीजिएगा, और इधर भी आएगा 2366, तो बराबर आ गया ना। चलिए तो साबित हो गया। तो यही हर क्वेश्चन में करना, इसमें अगर तीनों बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम, इसमें अब की बार 3 दिया है। चलिए ये भी इजी ही है, सबका अलग अलग पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 12, 15 और 21 का 2 से ले जाएंगे इसको 6 बार में, 2 से ले जाएंगे 3 बार में, 3 से ले जाएंगे 5 बार में, और 3 से ले जाएंगे 7 बार में, है ना। तो 12 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 3। अच्छा, 15 बराबर हो गया 3 गुना 5, है ना। और आपका 21 बराबर हो गया क्या, 3 गुना 7। समझ रहे हैं ना। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ बराबर कॉमन देखिए, तीनों में क्या है 3 है, कॉमन है ना 3। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, यानी 3 के टेबल में तीनों कट सकता है, देख लीजिए। अच्छा, अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम तीनों में जो कॉमन है वो भी। अच्छा, एलसीएम में क्या कहता है, अगर 2 में भी कॉमन होगा ना तो उसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर 2 में भी, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है, तो उसको भी एक बार लिखेंगे। ठीक है, 2 में भी कॉमन हो या 3 में भी कॉमन हो तो भी वो चलेगा। ठीक है, तो पहले तो तीनों में कॉमन है, अब 2 में कुछ कॉमन है नहीं है, जो बाकी बच गए सबको लिख लीजिए। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, गुना कर देते हैं 7, देखिए ऐसे करते हैं 3 गुना 6 और 6 7 42 और 5 गुना 10, तो 420 आ जाएगा यहाँ से। समझ गए ना। चलिए, इसमें तो साबित वगैरह करना नहीं है, वो दो संख्याओं के लिए ही होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो इसमें साबित भी नहीं करना, बस एचसीएफ एलसीएम निकाल के छोड़ देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर आता है। आपको एलसीएम निकालना है, दो संख्याएं दी गई है और उनका एचसीएफ दिया गया है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है,
तो लिखेंगे आप यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में HCF, यही ना होगा HCF। चलिए, तो दो संख्या है 306 है और गुना में हो जाएगा आपका 657 और बटा में आपका हो जाएगा 9। HCF 9 ना है, 9 से इसको काटिए, 9 तिया 27, 3 9 चौका 36, 34 बार में 34 में 657 से गुना कर दीजिए, 22,338 आ जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगा। तो ऐसे आप सिंपल देखिए ना, जब 6 का पावर प्राकृत संख्या 1 रखिएगा तो 6 आएगा, 2 रखिएगा तो 36 आ जाएगा, 3 रखिएगा तो 216 आएगा। कभी भी यहाँ 0 पे समाप्त होगा? नहीं ना होगा। तो यही आपको दिखाना है। तो यहाँ इसको स्टेटमेंट में लिखना होगा कि यदि किसी n के लिए संख्या 6 का पावर n शून्य पर समाप्त होगी जब वह 5 से भी विभाज्य हो। दो तथा दोनों ले लेते हैं, 2 तथा 5 से विभाज्य हो, है ना। जब ये 2 से विभाज्य होगा और 5 से विभाज्य होगा, दोनों से विभाज्य होगा, तब ना वो आपका क्या कहलाएगा, 0 पे समाप्त होगा। समझ रहा ना। लेकिन यहाँ 6 का पावर n तोड़िएगा तो ये तो आपका ये हो जाएगा 2 into 3 का पावर n, यानी कि इसके अभाज्य, इसके गुणनखंड में हमेशा 2 और 3 ही आएगा, है ना। इसका मीनिंग यही ना हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह संभव नहीं है क्योंकि 6 का पावर n बराबर आ रहा है 2 गुना 3 का पावर n, है ना। 2 गुना, यानी कि इसमें 2 और 3 ही है। अभाज्य गुणनखंड में क्या आएंगे, 2 और 3 ही आ रहे हैं। इसलिए 4 के पावर n के गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 ही आ रहा है, 5 नहीं ना आ रहा है, 2 तथा 3 ही आ रहा है। इसलिए अंकगणित का पॉइंट है ना, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता, है ना, या अद्वितीयता कह सकते हैं, अद्वितीय, हमें यह निश्चित कराती है कि 6 का पावर n के गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 ही प्राप्त होगा। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिस पर 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगा। ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जिस पे 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगा। तो ऐसे ही लिख देना था। चलिए इसमें व्याख्या करना है इन दोनों संख्याओं के बारे में, ये और ये, कि ये भाज्य क्यों है, इसके बारे में बताना है। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, 7 into 11 into 13 प्लस 13 दिया, यहाँ से 13 कॉमन कर लीजिए तो ये बच जाएगा 7 into 11 और प्लस में 1, यानी कि 13 77 प्लस 1, तो ये दिख रहा है ना 13, है ना, और यहाँ पे क्या होगा 78। तो ये जो है इसे गुणा करके जो भी संख्या प्राप्त होगी वो भाज्य हो गई ना, क्योंकि ये 13 से भी विभाजित होगा
78 से विभाजित होगा, इसलिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। सिंपली इसको भी आप उसी तरह से चेक कर दीजिएगा, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वे एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में प्रारंभ करते हैं ना, तो कितने समय बाद वे पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए, तो ये वृत्ताकार पथ हो गया। अब जैसे मान लीजिए ये सोनिया जो है यहाँ से चलना शुरू करती है इस दिशा में, और यहीं से कौन है आपका दूसरा रवि भी इसी दिशा में दौड़ता है, तो इसको लगेंगे जो है सोनिया को 18 मिनट लगेंगे, रवि को 12 मिनट लगेंगे। तो रवि, इसका मतलब ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा रवि को और सोनिया को कम, ताकि दोनों एक ही स्थान पर मिले। यानी कि यहाँ दोनों का आपको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो आप 18 ले लीजिए और 12 ले लीजिए, दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। इसको 2 से ले जाइए, 9 बार में 2 से ले जाइए, सॉरी 3 से ले जाएंगे ना, 3 से ले जाएंगे 3 बार में, यहाँ 2 से ले जाएंगे 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से ले जाएंगे 3 बार में, है ना। यानी 18 बराबर आ गया 2 गुना 3 गुना 3 और 12 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ से आपको देखिए कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है ना। तो यहाँ से एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुना 3, है ना, और गुना 3 गुना 2, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको भी लिखना होगा। यानी देखिए यहाँ से 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे। देख लीजिए 18 दूना 36, सोनिया 2 चक्कर लगाएगी और रवि जो है आपका 3 चक्कर लगा लेगा, 12 3 36, तभी ना एक ही जगह पे मिलेंगे। समझ गया ना, ये 36 मिनट लगेगा, समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रमेय है, इस प्रमेय को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, P क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि P द्वारा a स्क्वायर में भाग लग जाता है पूरा पूरा, तो P a को भी विभाजित करेगा। यानी कि P अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए इसको साबित करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि माना a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना, a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका अभाज्य गुणनखंड रूप a बराबर P1 डॉट इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 कहां तक है, Pn तक है, ठीक है। कहने का मतलब कि ये इसके क्या है, P1 P2 P3, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं, जो a को तोड़ने पर, यानी कि एक अभाज्य गुणनखंड करने पे ये सब संख्याएं आ रही हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि जहां P1 P2 P3 डॉट 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 Pn क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ a स्क्वायर लेना है ना। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 कहां तक, इंटू Pn का होल स्क्वायर। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर और डॉट 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 कहां तक, इंटू में Pn का स्क्वायर। अच्छा, चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, ये दिया है ना, P a स्क्वायर को विभाजित करती है। अच्छा, इसलिए आप यहां कर सकते हैं, इसलिए अंक गणित के आधारभूत
प्रमेय के अनुसार पी ए स्क्वायर का एक गुणनफल है। अच्छा, गुणनखंड है ये, तभी ना इसमें विभाजित हो जा रहा है ना, गुणनखंड है तभी ना उसमें ये विभाजित कर दे रहा है। परंतु अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर अच्छा, अद्वितीयता का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो P है ना, इसमें से कोई एक है, क्या हो जाएगा, है ना, P1 P2 P3 डॉट क्या Pn में से कोई एक है। इसे ना पता चल रहा है, क्योंकि जब वो उसमें विभाजित कर जा रहा है यानी कि इसमें से कोई एक होगा, है ना, और इसमें से एक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि A बराबर P1 इंटू P2, है ना, या फिर P1 P2 P3 Pn तक ये दिया ना, इसमें क्या है, एक P भी मौजूद है, इसमें एक P भी क्या है, मौजूद है, क्योंकि इसमें एक है P, यानी कि इसमें यहां भी P मौजूद है, अतः P, इसका मतलब ना कि अतः P A को भी विभाजित करेगा। यहां से ये ना पता चल रहा है, चलिए कंफर्म हो गया यहां से। चलिए अगला देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए तो 1.3 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एग्जाम में बहुत ही जरूरी है, ये क्वेश्चन आता है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, उल्टा माना होता है, लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए कि क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम दो पूर्णांक A तथा B ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि √5 बराबर A बटा B, जहां A और B सह-अभाज्य है। सह-अभाज्य का मतलब पता ही है आपको कि दोनों का HCF 1 आ रहा है, यानी कि दोनों A और B में क्या है, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है ना। अब यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करिएगा तो यहाँ हो जाएगा √5 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा A बटा B का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 5 बराबर A स्क्वायर बटा B स्क्वायर। इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 5B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। अगर हम क्या देखिए, इस 5 को इधर ले जाए भाग में, तो A स्क्वायर में 5 से भाग करने पर B स्क्वायर आ रहा है, और B क्या है, तो ऐसे पूर्णांक है, तो जब पूर्णांक प्राप्त हो रहा है तो पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक ही होता है ना। या देखिए, अगर आप इसको चाहे ऐसे लिखना, B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटा 5, तो ये क्या है, पूर्णांक का वर्ग है। अब पूर्णांक के वर्ग में जब 5 से विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे एक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि यह इसको पूरा तरह से विभाजित कर रहा है, इसका मतलब यही ना है। यह अतः 5A स्क्वायर को विभाजित करता है,
समझ रहे ना बात को? तभी ना ये पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, जब पूरी तरह से विभाजित कर तभी ना पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे कि माना a बराबर 5c, जहां c एक पूर्णांक है, c क्या है? एक पूर्णांक है। अब ये पुनः उस मान को ऊपर यहां रखेंगे। चलिए, तो यहां से 5b² बराबर हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, 5b² बराबर हो जाएगा 25c²। इसको ले जाएंगे भाग में तो b² बराबर हो जाएगा 5c²। यहाँ भी वही चीज देख रहे हैं कि हम लोग c² 5 को जब b² में विभाजित कर रहे हैं, है ना, तो आपका c² प्राप्त हो रहा है, यानी कि b² का भी अभाज्य गुणनखंड 5 है ना। तो लिख सकते हैं कि अतः है ना 5 b² को विभाजित करता है। अच्छा, आप अभी देखे थे प्रमेय, उस प्रमेय के अनुसार जब 5 a² को विभाजित करेगा तो a को भी विभाजित करेगा, अब 5 b² को विभाजित करता है तो b को विभाजित करेगा। तो यहां लिख सकते हैं इसलिए 5 a तथा b दोनों को विभाजित करता है। अभी प्रमेय देखे तो उसके अनुसार, ठीक है। अच्छा, जब विभाजित दोनों को करता है यानी कि ये दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, है ना। तो यहां लिख सकते हैं ना, नीचे क्या लिखेंगे कि अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन आप तो ऊपर माने थे कि असहभाज्य है, तो इसका उल्टा प्राप्त हो गया ना। असहभाज्य मतलब ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन यहां तो 5 हो जा रहा है ना। परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b है ना सहअभाज्य है ना, सहअभाज्य है, क्योंकि उसमें कोई सहअभाज्य में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 आ जा रहा है ना। तो इसका मतलब कि हमारा जो मानना था वो गलत हो गया, है ना। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है ना, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, यहां लिख देंगे अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए? चलिए, यहां से क्लियर हो गया आपको। तो हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं।